जैसे आप नेपाल गए तो आपके मन में ऐसा आया कि आप अपनी पत्नी को भी पीछे बिठा कर ले जाएं साइकिल? नहीं, मन में फिलहाल तो नहीं आया, क्योंकि अकेले ही जाने अगर में वो कहती तो आप ले जा पाते? कहती तो शायद प्रयास कर लेता मैं, क्योंकि जब मैं स्वयं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो थोड़ी और मेहनत कर लेता, भले ही मुझे 4 दिन और ज़्यादा लगते। आपके इन सारे सामाजिक कार्यों में उनका क्या योगदान रहता है, आपकी पत्नी का? उनके योगदान के बिना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब हम 24 दिन के लिए नेपाल यात्रा पर रहे तो पूरा घर का काम उन्हीं के द्वारा देखा गया। और चूँकि मेरी डॉगी भी पाले हूँ तो वो देखना बड़ी कठिनाई का काम है, लेकिन वो भी उन्होंने मर्जी बेमर्जी किसी तरह किया हो, लेकिन अच्छी तरह से किया। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे साहसी पुरुष से जो उनकी गाथा ही अपने आप में उत्साह का एक पर्याय है। उनसे ही पूछेंगे उन्होंने ऐसा क्या किया जो उल्लेखनीय रहा। चलिए मिलते हैं नगरा के रहने वाले ज्ञान सिंह गुर्जर से। नमस्कार ज्ञान सिंह। नमस्कार। ज्ञान सिंह जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपके काम का अंदाज निराला है, साहस अदम्य है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय के साथ अपनी बातचीत करें। जी, नमस्कार सर, मैं ज्ञान सिंह गुर्जर, हीरापुरा नगरा। जी। और परिचय तो इतना है कि नगरा में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नगरा हीरापुरा। अच्छा, क्या करते रहे अब तक? अभी तक तो सिर्फ छोटी मोटी दुकान थी और घर में करते थे, लेकिन कुछ ऐसा करने का जज्बा हमको मतलब उत्साह गर्दन हुआ कि हमने कुछ नया करने का प्रयास किया। क्या नया किया जो हमारे दर्शकों के साथ? नया ये है कि हमने नेपाल तक साइकिल से यात्रा की। कब गए आप? मैं 4 दिसंबर को निकला और 28 दिसंबर को यानी 24 दिन में लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से अकेले, और जिसमें अयोध्या, काठमांडू, पशुपतिनाथ और एक वहीं पशुपतिनाथ के पास में ही एक दक्षिण काली है जो काठमांडू से 25 किलोमीटर है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होते हुए भी, जो कि मैंने 25 दिन में यात्रा की। और दक्षिण काली के बाद हम जनकपुर पहुँचे और जनकपुर के बाद वहाँ से निकलकर सीतामढ़ी और आगे पुनौरा धाम और गोरखपुर होते हुए दोबारा फिर अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन किए और फिर उसके बाद झांसी। आपको ये ऐसी यात्रा करने की ख्वाहिश क्यों पैदा हुई? ये ख्वाहिश तो इसलिए पैदा हुई कि हमारे यहाँ एक रेलवे से रिटायर एक व्यक्ति थे जिन्होंने पैदल यात्रा की। कहाँ की? अयोध्या की। झांसी से पैदल झांसी गए से थे? पैदल अयोध्या तक जी 12 दिनों में। जी। तो हमें अभी प्रेरणा जागी, हमने कहा हम जब ये 60 साल की व्यक्ति कर सकते हैं तो हम तो उनसे कुछ कम है, तो मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो हमने केवल अयोध्या नहीं, उसके बाद आगे तक का करने का सोचा। बड़ा लक्ष्य? बड़ा लक्ष्य थोड़ा बनाया हमने। अगर साइकिल से अयोध्या तक गए तो फिर तो नॉर्मल होगा, क्योंकि जहाँ तक लोग पैदल जा सकते हैं वहाँ साइकिल से जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो हम जब साइकिल से अयोध्या तक का लक्ष्य बनाया तो वहाँ से फिर हमने आगे काठमांडू, पशुपतिनाथ और जनकपुर तक की यात्रा की प्रोग्राम बनाया। गुर्जर जी, इस यात्रा में आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जब कोई अच्छा काम करते हैं तो मुश्किलें तो आती ही हैं। मुश्किल ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। यहाँ से निकलने में कुछ लोगों ने थोड़ी हमको पीछे करने की कोशिश की। हाँ, कि जैसे अकेले जा रहे हैं और थक जाएंगे, कहीं कोई तकलीफ हो गई, बीमार हो गए, सर्दियों का समय था, बीमार हो गए, कौन देखेगा, कौन क्या करेगा। लेकिन हमने सोचा कि अब 1.5 साल से हम ढूंढ रहे थे कि कोई हमको जाने के लिए साथ में मिले, लेकिन कोई नहीं मिला, तो फिर हमने अकेले ही लक्ष्य बनाया। गुर्जर जी, नेपाल में जब आप प्रवेश किया तो किस तरह का वहाँ लोगों का सहयोग आपको दिखा? देखिए 9 दिन तक तो मुझे नेपाल में प्रवेश करने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 9वें दिन जब हम काठमांडू पहुँचे बॉर्डर पर, तो वहाँ पर ट्रैफिक जो लगा हुआ था, वहाँ पर काफ़ी स्टाफ था, सिपाही भी थे, कुछ सब इंस्पेक्टर भी थे।
3 स्टार ऑफिसर ने भी हमको वहाँ रोकने की कोशिश की। क्यों? बोले आप इंडिया से आए हैं और आपको ये झंडा उतारना पड़ेगा। भारत का झंडा, तिरंगा झंडा लगा हुआ था। उन्होंने ये कहा, बोले ये अंदर अलाउड नहीं है और इसको आपको उतारना पड़ेगा। तो हमारी काफ़ी देर तक उनसे बहस हुई। हमने कहा भाई, मतलब कुछ अच्छे शब्दों में भी हुई। हमने कहा भाई देखिए, 9 दिन से मैं नेपाल में हूँ और ये झंडा आप ही लोगों से मैं रास्ता पूछकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। किसी ने ये नहीं कहा कि झंडा उतारिए, लेकिन आप कह रहे हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, आपको झंडा उतार कर ही हम अंदर जाने देंगे। तो फाइनल ये हुआ कि हमने उनसे कहा कि भाई झंडा हम तो नहीं उतारेंगे, आप इस झंडे को उतारिए और हम इसको वीडियो बना के अपने भारत में चलिए। तो उसके बाद जो भी जवाब आपको देना हो आप दीजिए, हमारी सरकार। फिर उन्होंने बाकी लिए थे तो थोड़ा अलग जाके किसी से बात करी, परामर्श किया। फिर आए मेरे पास 2 मिनट बाद, बोले आप जाइए। तो वो झंडा बिना उतरे हुए हम नेपाल में प्रवेश किया। वहाँ से 3 किलोमीटर को पशुपतिनाथ। जब आप यहाँ से प्रवेश, जब आपकी यात्रा शुरू हुई थी तो किसने आपको विदा किया था? यहाँ से 4 तारीख को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी ने हमको यहाँ से विदा किया, इलाइट चौराहे से झंडे दिखाकर। और उन्होंने ही वो तिरंगा लगाया था जिसको हमने वापसी तक बांध रखा। गुर्जर जी, आप हमें ये भी बताइए कि वहाँ आप जब रास्ते में तमाम आपके पड़ाव हुए होंगे, तो वहाँ किस तरह की आपको सुविधाएं मिली, या लोगों ने परेशान किया या आपको सहयोग किया? रास्ते में परेशान करने वाला कोई नहीं था, केवल सहयोग करने वाले थे। मैं उनको, पेट्रोल पंप वालों को और जिन्होंने मुझे मंदिर पर सहयोग किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पेट्रोल पंप आप अपना पड़ाव मंदिर पे या पेट्रोल पंप? हाँ, मंदिर पे या पेट्रोल पंप पे। तो पुखराए पेट्रोल पंप पे मेरे से पूछा, उनके कोई मैनेजर थे, उन्होंने पूछा, बोले आप पेट्रोल पंप पे क्यों रुकना चाहते हैं? तो मैंने कहा भाई, इससे सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी। तो मेरा जवाब सुन के वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने ऑफिस में मेरे को रुकने की व्यवस्था की और पूरी रात में आराम से रुका, कोई दिक्कत नहीं। इस सब यात्रा में आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। इस तरह का भी सहयोग कभी लोगों ने आपके यात्रा के दौरान किया? हाँ, नॉर्मली तो मैं फंड्स की व्यवस्था करके गया था जी। और रास्ते में कोई फंड्स की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ना, नेपाल में प्रवेश करने के बाद मुझको बहुत जगह लोग आगे में फंड के द्वारा सहयोग किया। मतलब आपका सम्मान, काफ़ी जगह सम्मान स्वरूप में उन्होंने मुझे खाना भी, चाय पानी भी कराया। और बहुत से लोगों ने, जैसे नेपाली पैसा है या इंडियन पैसा है, तो 200, 400, 500 कम से कम, हाँ, 15-20 लोगों ने इस तरह सहयोग किया खाने के लिए, चाय के लिए। गुर्जर जी, आप इस यात्रा में जो गए, बाद में जब झांसी लौट के आए, तो झांसी वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? झांसी वाले तो साहब हाथों में उठाए थे और फूल मालाओं से हमको इतना लाद दिया कि जैसे हम रेलवे से रिटायर हो गया है। अच्छा। हाँ, और ये तो इलाइट की बात थी। और इत्तेफाक से उस समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। तो कांग्रेस की तरफ से सम्मान ना हो सका, इसका मुझे भी अफसोस है। और बाद में जब हम इलाइट के बाद हाट के मैदान में आए, तो सियाराम शरण चतुर्वेदी जी और भी हमारे सहयोगी कम से कम 20-25 लोगों ने कई जगह स्वागत किया, फूल मालाओं से लाद दिया। और अपने कुछ लोग, जैसे नीरज सेन हमारे विशेष सहयोगी रहे, तो उन्होंने अपने घर ले जाकर अपनी माता जी द्वारा शॉल उड़ाया और मिठाई खिलाई, टीका किया और सम्मानित किया। काफी ये तो भी नेपाल किया था। अब आप आने वाले क्रम में फिर कोई यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं? हाँ, आगे दोबारा या तो गुजरात
सोमनाथ द्वारका के लिए यात्रा बनेगी जी। या फिर गुवाहाटी कामाख्या देवी। अच्छा, जहाँ ये कब आप प्लान कर रहे हैं फिर आने वाले दिनों प्रयास करूँगा कि दिसंबर में नहीं हुई तो जनवरी तक जी ये हर हाल में बन पाए, कोशिश करूँगा। मुझे भी आपका इसके अलावा बातचीत में आपने बताया था कि एक शौक और है जो आप हर रोज राम नाम लिखते हैं और एक पुस्तक मैं उसको संकलन के रूप में रखती हूँ, उसके बारे में बताइए। सीताराम लिखने का उद्देश्य ये है कि एक तो भगवान को भजन हो जाता है और घर में थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। दूसरा, अभी तक हम इसको 9.5 लाख सीताराम लिख चुके हैं और वो जमा होती है या तो ओरछा में या छाछवाड़ी में। अच्छा। और बीच में एक आश्रम है, वहाँ भी होती है। तो इस तरह से 2-3 जगह से हमको पुस्तकें मिलती हैं और कुछ पेज भी है मेरे पास। और मैंने उसकी शुरुआत की थी पेपर में लिखने से। बाद में आपको पता चला? हाँ, जब बाद में मुझे पता चला कि ये पुस्तकें मिलती हैं तो मैंने प्रयास किया और पुस्तकें मेरे को उपलब्ध हुई, तो मैं पुस्तकों में लिखता हूँ। और कुछ मोहल्ले के लोग भी हैं, उनको भी मैं देता हूँ पुस्तकें, ताकि वो भी लिखे और भगवान का भजन करें और मेरे को देते हैं तो मैं जमा कर देता हूँ। इसके अलावा और आपके क्या अलग हटके शौक है? फिलहाल शौक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी पिछले 2 साल से हम वृक्षारोपण की तरफ ध्यान देते हैं। हमारे एक श्री राम कुमार जी नामदेव जी हैं, ड्राइवर थे वो रेलवे के, और अभी भी हैं, लेकिन उनको थोड़ा पिछले 6 महीने से चोट लगी हुई है तो वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनके दी हुई प्रेरणा द्वारा मैं भी वृक्षारोपण भी करते हैं। हाँ, तो ये जो आपका प्लान है, इसके चलते आपने अब तक कितने और कहाँ वृक्ष लगाए और जो आज जीवित भी है? जीवित कम से कम 20-25 पेड़ हैं, जो कि एक दुर्गापुर कंपोजिट विद्यालय है उसमें लगाए हैं करीब 10-15 पेड़, और एक भगवानपुरा में है स्कूल, सरकारी स्कूल, उसमें लगे हुए हैं कम से कम 6-7 पेड़। तो और कभी भी जब मैं ओरछा के लिए निकलता हूँ तो उनको देखते हुए जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक वो जीवित। खुशी होती है। खुशी होती है। आपने बताया था कि आप ओरछा कई बार पैदल भी गए और हर माह आप साइकिल से भी जाते हैं। हाँ, ओरछा हम 2 बार तो पति पत्नी दोनों साथ में गए हैं और पैदल। अच्छा। और 2 बार मैं स्वयं अकेले जा चुका हूँ और हर माह पुख में ओरछा जाता हूँ साइकिल से। और कम से कम 1.5 साल मेरे को हो गई है, पिछले जनवरी से जाना शुरू किया था। एक बड़ा दिलचस्प और मनोरंजक सवाल मेरे मन में आया, जैसे आप नेपाल गए तो आपके मन में ऐसा आया कि आप अपनी पत्नी को भी पीछे बिठा कर ले जाएं साइकिल? मन में फिलहाल तो नहीं आया, क्योंकि अकेले ही जाने अगर वो कहती तो आप ले जा पाते? कहती तो शायद प्रयास कर लेता मैं, क्योंकि जब मैं स्वयं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो थोड़ी और मेहनत कर लेता, भले ही मुझे 4 दिन और ज़्यादा लगते। आपके इन सारे सामाजिक कार्यों में उनका क्या योगदान रहता है, आपकी पत्नी का? उनके योगदान के बिना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब हम 24 दिन के लिए नेपाल यात्रा पर रहे तो पूरा घर का काम उन्हीं के द्वारा देखा गया। और क्योंकि मैं एक डॉगी भी पाले हूँ तो वो देखना बड़ी कठिनाई का काम था। लेकिन वो भी उन्होंने मर्जी बेमर्जी किसी तरह किया हो, लेकिन अच्छी तरह से किया। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में बेटा है, बेटी है, जिनकी दोनों की शादी हो चुकी है। और बेटा कहाँ है? बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में आगरा में, और बेटी की धौलपुर में शादी हो चुकी है। उनके 2 बच्चे हैं, जो एक इंटर में है और एक 11वीं क्लास में है। और बेटी की बेटी जो है वो पेंटिंग बनाती है स्केच वगैरह से। ज्ञान सिंह जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि आपने नेपाल यात्रा वो भी साइकिल से की, इसके पीछे क्या तर्क था? क्योंकि बड़ा दुर्गम रास्ता है, कठिनाई वाला है और आपकी उम्र इस चीज को अनुमति भी नहीं देती है। क्या सोच के आपने यात्रा की?
यात्रा तो ये सोच के की कि एक कीर्तिमान बने, और अभी तक जैसे हमको कोई जानता नहीं था, तो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हमको कोई जाने, क्योंकि अभी तक हम लोग कूप मंडूक की तरह अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई नहीं जानता। तो इसके लिए कीर्तिमान बना और शारीरिक क्षमता भी हम बता सकें कि मैं टेस्ट कर लिया खुद को आपने, हाँ क्या हमें क्या दम है। मैं, और कुछ बच्चों को भी अगर सबक लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। मेरे को बीच में कुछ बच्चे मिले तो वो कह रहे थे, अंकल जी आपने उम्र पूछ के साल में आप साइकिल से इतनी दूर यात्रा की, हमको तो मम्मी पापा सब्जी के लिए बोले तो हमको स्कूटी ढूंढना पड़ती है। गुर्जर साहब एक बात बताइए, इतनी लंबी यात्रा कभी साइकिल ने कोई धोखा दिया? नहीं, साइकिल को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उसने कोई धोखा नहीं दिया। हालांकि नई साइकिल हमने ली थी, वो भी हमको हमारे सहयोगी नीरज सेन हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमको उसको उपलब्ध करवाया। हाँ, उपलब्ध करवाया। और उसकी नई साइकिल लेने के बाद हम उसके जैसे रिपेयर के लिए कुछ सामान भी मैं लेके गया था, लेकिन मुझे कहीं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दो जगह कुछ नटवर्ड ढीले होते हैं तो हमने दुकान पे अपने करवा दिए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गुर्जर जी, आपकी अपनी इस सारे सोसाइटी में जो आप देखते हैं और सारे नए पीढ़ी के लोग जो है इन दोनों जीवन के प्रति लापरवाह हो गए, जबकि आप पर्यावरण के प्रति बड़े सजग हैं। क्या कहना चाहेंगे नई पीढ़ी को आज, क्या संदेश देंगे? देखिए, हम तो पर्यावरण के प्रति ये संदेश देंगे कि भैया पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो जहाँ लगे हुए हैं तो कम से कम 1 बोतल पानी, 1 लीटर पानी, तो भी आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, 1 लीटर पानी किसी भी एक पेड़ को आप चुन लें, उसमें रोज अगर डाल सका तो मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। मतलब कम से कम वृक्ष रहेंगे, वो जीवन का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण से होता है। और ये भी कहूँगा, एक संदेश और है जो कि मैं स्लोगन साथ में लेके गया था, जैसे हेलमेट लगाएं मुख्य, क्योंकि लोग बाग 1-1.5 लाख की गाड़ी तो लेते हैं लेकिन 2-4 हज़ार का हेलमेट नहीं लेते हैं। हेलमेट तो ले लेते हैं, कंपनी अब उसको अनिवार्य कर दिया है, लेकिन लगाते नहीं है। उनको लगता है कि तो भैया मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि हेलमेट लगाएं, जान बचाएं। और पानी भी मैं देखता हूँ कि नल खुला छोड़ देते हैं या मोटर चलाकर सड़कें धोते हैं, कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। और जल ही जीवन है। और एक स्लोगन मेरा ये भी था नेपाल यात्रा के दौरान, जैसे जन संदेश यात्रा मैंने कह के शुरू की थी, तो उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी अभियान था, और मुख्य रूप से पहला स्लोगन मेरा था देहदान का। अगर कोई कर सकता है तो देहदान अवश्य करे, क्योंकि मैं आपने भी उसका फॉर्म भरा है। दिसंबर 23 में मैं देहदान का ऑनलाइन फॉर्म भर चुका हूँ। आपको क्यों लगता है कि देहदान की जरूरत होनी चाहिए? देखिए, देहदान इसलिए कि जैसे अपनी खत्म होने के बाद शरीर का किसी काम में नहीं आना, या तो जलना है या गड़ना है, तो उससे तो अच्छा है किसी के काम आए, उसमें जो अंग मतलब इस्तेमाल हो सकते हैं वो इस्तेमाल हों, नहीं होंगे तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए बच्चों की पढ़ाई में 3-4 साल काम में आएंगे। ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा है, जिनकी मेरे पास बहुत सारी कटिंगें रखी हुई हैं, तो मैं समय समय पर उनको देखता भी हूँ और औरों को भी दिखा सकता हूँ कि भाई देखिए ये, और इससे करने से फायदा भी होता है, मन को शांति मिलती है। तो ये थे ज्ञान सिंह गुर्जर, जो अपनी साहसिक यात्रा के लिए तो जाने जाते हैं, साथ ही इनका ये भी मानना है कि देहदान जैसा दान से बड़ा कोई महादान नहीं, पर्यावरण के लिए ये सदैव चिंतित रहते हैं। ज्ञान सिंह जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने मेरे को इतने छोटे से कार्य के लिए इतना बड़ा सहयोग दिया है, मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।